NCHSC भोपाल के महानिदेशक डॉक्टर प्रदीप नंदी जी, श्री मनोज खत्री जी DSP ट्रैफिक भोपाल, डॉक्टर SK सक्सेना सीनियर सर्जिकल स्पेशलिस्ट एंड सिविल सर्जन, प्रोफेसर राहुल तिवारी जी, और इस कार्यक्रम के विश्वविद्यालय की ओर से संयोजक डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित हमारे कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, हमारे विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, प्रिय छात्रों और कर्मचारी बंधु। रिड्यूसिंग ट्रैफिक्स vis-a-vis इंजुरी एंड फेटलिटीज थ्रू रिड्यूसिंग ट्रैफिक स्पीड, इस पर ये एक जागरूकता कार्यशाला आज कंज्यूमर वॉइस के सहभागिता के साथ हम लोग यहाँ आयोजित कर रहे हैं। अब पूछेंगे कि इसका पत्रकारिता से क्या लेना देना। मैं तो समझता हूँ कि ये एक विषय ऐसा है जिसका सिर्फ पत्रकारिता से ही नहीं, जीवन के सभी आयामों से बहुत गहरा संबंध है। इस पुस्तिका में बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं और सबसे ज़्यादा जो है बहुत बड़े संख्या में हम अपने नागरिकों को खोते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा एक चर्चा चल रही थी, ये दुर्घटना, एक्सीडेंट, ये बहुत मैं समझता हूँ कि गलत टर्म का यूसेज होता है। एक्सीडेंट गलती से होती है, लेकिन जब आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, आप नशे में गाड़ी चलाते हैं, तो वो एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट तभी होता है जब दोनों तरफ से गलती से हो गया, किसी का इंटेंशन नहीं था। मैं मानता हूँ कि अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो आपका इंटेंशन मर्डर का है और कुछ नहीं। इसलिए ये शब्द एक्सीडेंट को तो बदल देना चाहिए। पश्चिम में क्रैश कहते हैं, he died in a car crash। वो ये नहीं कहते हैं कि he died in an accident, because accident is a totally different connotation। एक्सीडेंट में व्यक्ति को पता नहीं है क्या कर रहा है। मुझे याद है जब बिजू पटनायक जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, तो एक बार एक अवैध शराब के एक हादसा हुआ और उस हादसे में कई लोगों की मौत हुई। आमतौर पर जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो तुरंत जो है एक मुआवजा घोषित किया जाता है राज्य सरकार की ओर से। बिजू पटनायक साहब ने कोई घोषणा नहीं की, तो पत्रकार उनके पास पहुंचे और कहा कि आपने अवैध शराब पर आपने घोषणा क्यों नहीं की, इतने लोगों की मौत हुई है। कह दिया कि शराब पी के मरने पर मैं पैसा नहीं दूंगा। अब आपने क्यों पिया? तो वही वाली बात है कि हम कई चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं। मुझे याद है दिल्ली में जब पहली बार हेलमेट पिलियन राइडर के लिए भी जब अनिवार्य कर दिया गया, तो उस वक्त ये मजदूर जो हेलमेट पहनते हैं ना, वो 10 रुपये वाला, वो 10 या 20 रुपये में उसको लेके वो कई लोग उसको पीछे पहन लेते थे, उसको लगा देते थे, वो भी पुलिस वाले को दूर से देखकर। तो दिल्ली में पुलिस का काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने किसी गाड़ी को रोक दी तो वो तुरंत अपना मोबाइल उठाता है और किसी वीवीआईपी को मिला देता है, पता बात करती है। अब दिल्ली में वो पुलिसिंग बहुत तरीका ही बंद हो गया। अब सीधे घर में चालान पहुंचता है, किसी को रोका नहीं जाता। तो मैंने कईयों से पूछा कि ये सर तुम्हारा है या ट्रैफिक पुलिस का है? मैक्सिमम लोगों की मौत होती है हेड इंजरी से। अगर आप दुर्घटना देखेंगे, सड़क रोड एक्सीडेंट्स, रोड क्रैश, तो मैक्सिमम मौत होती है हेड इंजरी से। और हेड इंजरी होता है जब आप हेलमेट नहीं पहनते, लेकिन लोग उसको सीरियसली लेते ही नहीं। 50 बहाने भी बना देते हैं, कोई धर्म के आधार पर कह देता है कि नहीं। अब जरा बड़ा हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि एक पंथ विशेष की महिलाओं ने कह दिया कि ये हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है, तो पूरे महिलाओं को एग्जेम्प्ट कर दिया। अब क्या महिलाओं का जो हेड इंजरी है वो हेड इंजरी नहीं है क्या? या उन्होंने दुपट्टा डालने से हेड इंजरी से बच जाएंगे? बहुत स्ट्रेंज लॉजिक्स काम करती है। तो पिलियन राइडर महिलाएं जो है
उनका अक्सर जो है एक्सीडेंट होता है। तो अब महिलाएं एग्जेम्प्ट है, आप हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं। ये अब ये सब स्थितियां हमें सोचने की आवश्यकता है, हमारी कितनी जिम्मेदारी है अपने प्रति, अपने परिवारों के प्रति, अपने समाज के प्रति। तो ये कोई पुलिस की सरदर्दी नहीं है कि आप जो है, अब पुलिस करती है अपना काम, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है जागरूकता। इसलिए जैसे ही संजीव जी ने मुझे आके मिले और मुझसे कहा कि एक ऐसा वर्कशॉप के आयोजन की ज़रूरत है। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक लोकतंत्र में पुलिसिंग की भी एक सीमा है, ज़्यादातर जागरूकता से ही काम चल सकता है। अब वोट डालने के लिए अब लोकतंत्र में अगर पुलिस फोर्स को लगाया जाए कि सबको जो है वोट डलवाया जाए, ये तो कोई बात नहीं। तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? उसी प्रकार मेरे सर पे हेलमेट होना नहीं चाहिए, वो होना चाहिए, पेनल्टी लगा देते हैं लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। हम शायद समझ ही नहीं रहे। आज से नहीं, बचपन से मुझे याद है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। लोग अपने आप को, अभी कोई मुझे मिलने आए थे कुछ दिन पहले और वो बहुत गर्व के साथ कह रहे थे कि मुझे तो 180 में चलाने का बहुत मजा आता है। अब एक्सीलरेटर पे पैर रखना तो कौन सी बड़ी बात है, ईंट को भी रख लो गाड़ी चलेगी। तो वो कौन सी बहादुरी है? बहादुरी है कि अगर आपने 25 साल से गाड़ी चला रहे हैं और आपसे एक भी व्यक्ति अगर आपका एक्सीडेंट या क्रैश नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि आप वाकई बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। ये नहीं कि आपने 200 पे आपने गाड़ी चला दी, वो कोई आपका ड्राइवरी का मापदंड है। मैं तो यही पूछता हूँ, कोई ड्राइवर को हायर करना होता है तो मैं पहले पूछता हूँ कि तुम्हारे कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। मैं तो एसयूवी चला लूँगा, मैं तो वो चला लूँगा, मैं कुछ भी चलाऊँगा। मैंने कहा हाँ, तुम तो प्लेन भी चला लोगे, मुझे मालूम है, लेकिन अभी तक कितने लोगों को चोट पहुँचाया सड़क पे, कितने चालान कटे, मुझे ये बताओ। तो इसलिए ये खुद को हमें पूछना पड़ेगा कि हम किसको ये गाड़ी चला रहे हैं इम्प्रेस करने के लिए। वो कभी कभी युवा पीढ़ी क्योंकि आप बैठी है तो सड़कों में इतना यूं जिगजैग बाइक चला के गाड़ियों के बीच में से निकालते हुए, और फिर 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि वो गाड़ी आगे निकल के वो सड़क पे पड़ी हुई है, एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, उनको उठा के डाला जा रहा है और उनको पहुंचाया जा रहा है अस्पतालों में। वो भी देखने को नज़ारा देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसे यहाँ इसमें बहुत सारे विषय इस पुस्तिका में दी हुई है जिन सबसे हम अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि युवा पीढ़ी बैठी हुई है, तो ड्रिंक एंड ड्राइव मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहे 2 ले लूँ 4 ले लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं देखो, मैं सीधे चल रहा हूँ, तुम तो सीधे चल रहे हो, तुम्हारा दिमाग सीधे चल रहा है या नहीं, वो केमिकल लोचा हुआ है या नहीं, ये तुम्हें कैसे पता? तो ये जो है, ये खुद को ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है कि मैं तो पी के भी चला लूँगा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, अरे सर मुझे कोई, कई बार लोग लेके कहते हैं कि नहीं, शादियों में मिलते हैं, घर चले जाओगे क्या, जा सकते हो, कोई टैक्सी कर लो। अरे सर मैंने तो 6 लेकर मैंने चलाई है, जिस दिन नंबर आएगा नब जाओगे बेटा। तो ये जो है, ये गलत फहमियाँ द मोमेंट, क्योंकि वो केमिकल है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। ये बेसिक चीज को आपको समझने की जरूरत है। वो आपके बॉडी के साथ किस तरीके से ये होता है, यू आर नॉट इन कंट्रोल। आपको लगता है वो बिल्कुल एक गलत इमोशन है। लोग जोर से बात करते हैं उस वक्त, उनको पता नहीं चल रहा, वो सोच रहे हैं कि वो साधारण बात कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत जोर से, जरूरत से ज़्यादा जोर से बात कर रहे हैं, जरूरत से जोर से ज़्यादा जोर से हंस रहे हैं। उनको लगता है वो नॉर्मल है, लेकिन हमको 1 सेकेंड में पता चल जाता है कि अगले ने जो है मुझे अभी भी याद है, मेरा एक स्टाफ हुआ करता था, उसका रात को 8 बजे फ़ोन आया था। वो उस 8 बजे के फ़ोन में वो कहता है सर आप मेरे पिता तुल्य हैं। मैं समझ जाता था कि 2-4 अंदर गया है, अब 2-4 और जाएगा फिर मैं दादाजी बन जाऊंगा। तो ये जो है, ये हमें पता नहीं होता है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का। फॉरेन में तो अगर आप गाड़ी के पीछे सीट में भी बैठे हैं तो आपको सीट बेल्ट पहनना होता है विदेशों में, लेकिन हम यहाँ सीट बेल्ट यूं डाल देते हैं,
सामने ट्रैफिक पुलिस दिख रहा है इसलिए हमने उसको यूँ डाल दिया। मैं मानता हूँ कि अगेन हमें उसके इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है कि आपको गाड़ी के अंदर सीरियस इंजरी से सीट बेल्ट बचाता है, और जब वो गाड़ी हिट करती है कहीं या बम्प में भी गलती से ये हो जाता है, तो आपको वो एक जगह पोजीशन में रख के इट रियली सेव्स योर लाइफ। हमने कई मेजर एक्सीडेंट्स देखे हैं इन्वॉल्विंग बिग पॉलिटिशियंस ऑफ अवर कंट्री। एक व्यक्ति से तो मेरे बहुत करीबी साहिब सिंह वर्मा सीएम हुआ करते थे, उस वक्त हम लोग मीडिया में थे, बहुत अच्छे संबंध थे और बहुत एक प्रॉमिसिंग करियर था उनका। वो एक रोड एक्सीडेंट में जयपुर से आते हुए उनका ऑब्वियसली वो ना बेल्ट पहनते होंगे ना कुछ और रेस्ट्रिक्शंस, और गाड़ी जैसे वीवीआईपीज़ की गाड़ी जिस स्पीड लेवल में जाता है, जिस स्पीड लिमिट में, तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो ऐसे हमने बहुत अच्छे लोगों को भी खोया है रोड एक्सीडेंट्स और बाकी चीज़ों में। मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन के लोग उस 10-15 मिनट के लिए जो है या 20 मिनट के लिए, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कौन सा इमरजेंसी है कि आपके रास्ते भर में आपको बात करनी है, आपको जो है वीडियो कॉलिंग करनी है। आई कैन अंडरस्टैंड यू नो उस वक़्त की बात करनी है, और उसका नतीजा मैंने देखा है कि कई बार वो उसको खुद पता नहीं चल रहा है, पीछे जो चल रहा है, आगे जो चल रहा है उसको पता चल रहा है कि ये गाड़ी कितना गलत चला रहा है, और हम बचा के चलते हैं क्योंकि साहबजादे जो हैं वो मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, तो हम अपने आप को बचा रहे हैं। वी आर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स, यू नो, कि भाई कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो। और बाकी तो मैंने जैसे कहा कि एक नाम लेना उचित नहीं होगा, कोई एक अच्छे परिवार के लोग कुछ मिलने आए थे हाल ही में, तो उन्होंने बात करते करते निकल रहे थे घर में छोड़ने के लिए, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, ही स्टिल इन स्कूल, मैं डिटेल इसलिए नहीं दे रहा कि डीएसपी साहब बैठे हैं फिर नंबर नोट कर लेंगे, उनके घर पहुंच जाएंगे, मैं नहीं चाहता लेकिन उनको मैंने समझा दिया। उन्होंने अपने 17 साल के बेटे को, चलो बेटा गाड़ी चला। मैंने कहा ये गाड़ी चला लेता है? कह देगी अरे साहब कभी बैठ के देखिए। मैंने कहा ये गलती नहीं करूँगा। मैंने कह देगी नहीं नहीं ये तो 15 साल से चला रहा है, मतलब 15 साल का जब था तब से लेकर चला रहा है। मैंने कहा कि आप चलाने कैसे दे रहे हैं? कहते कि आपकी डॉटर नहीं चलाती है। मैंने कहा अभी मेरी डॉटर 18 की नहीं हुई है, जिस दिन होगी उसके बाद हम रियल ड्राइविंग लाइसेंस क्योंकि लर्नर्स दिलाएंगे, उसके बाद ये करेंगे। अरे साहब क्या फर्क पड़ता है, बच्चे कर लेंगे ये सब। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, 5-6 साल में शादी करा दो, हम क्यों वेट कर रहे हैं 18-21 साल तक वेट करने की क्या जरूरत है? वोटिंग करा लो 5-6 साल के बच्चे के साथ, तो फर्क थोड़ी पड़ता है। तो एक सिस्टम इसके लिए सोच रखा है कि आप कुछ सोच समझ के, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस है, इसके पीछे बहुत कुछ जो विशेषज्ञों ने दिमाग लगा के एक आइडिया लगाया है कि इस एज के बाद एक मैच्योरिटी लेवल एक्सपेक्टेड है व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन द स्ट्रीट्स। वो सिर्फ एक लंबाई चौड़ाई नहीं है, अरे देखिए साहब क्या लंबा चौड़ा है अपना लड़का, वो तो चला ही लेगा। उम्र कितना है? अभी 14 साल का है, ओनली 14, क्योंकि हाइट है तो फिर वो गाड़ी चला ही लेगा। देखो आपके बराबर हो गया, नहीं हुआ है। और इसलिए हम लोग इसमें भी गलती कर देते हैं कि नहीं उसको चलाने दो। वो 18 का जब एक लिमिट रखा है तो, और पढ़े लिखे लोग, अफसोस इस बात का है कि ये कोई गंवार या कोई अनपढ़ लोग या कम शिक्षित लोग की बात नहीं, मैं अच्छे परिवारों के लोगों की बात कर रहा हूँ। और उसका नतीजा हम देखते हैं कि इतने सारे एक्सीडेंट्स, बड़े मशहूर एक्सीडेंट केसेस, क्रैश केसेस हुए हैं जिसमें सड़क में सोए हुए गरीब मजदूर जिनके परिवार का कोई भविष्य नहीं, उसके बाद सोल ब्रेड विनर्स के ऊपर से आपने गाड़ी कुचलते हुए जो है आपने चला दिया, क्योंकि आप गाड़ी संभालना नहीं जानते हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र जो है, आप अभी तक जो है बालिग नहीं हुए। आपका क्या है, आपको पकड़ लिया, आप क्योंकि नाबालिग हो तो आपको कुछ महीनों में रिमांड होम से आपको छोड़ दिया जाएगा,
लेकिन वो परिवार जो बर्बाद हो गए उनका क्या। तो मुझे कभी कभी मुझे एक फिल्म भी याद आता है, एक राजेश खन्ना की एक फिल्म थी बहुत मशहूर, जहाँ एक फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनको भेजा जाता है कि उनको कोर्ट ये डिसीजन देती है कि आप 2 साल उस परिवार में जाकर उनको मदद करेंगे। एक फिल्म शायद मीना कुमारी थी या पता नहीं, याद नहीं। इट वॉज ए वेरी, वो रोड एक्सीडेंट पर एक बहुत यादगार फिल्म थी। और फिर वो किस तरीके से, शायद दुश्मन फिल्म थी या कुछ ऐसे ही नाम था। इट इज़ वर्थ वॉचिंग कि एक फैमिली, उस एक विक्टिम फैमिली जो है किस तरीके से उस एक्सीडेंट के परपेट्रेटर को, वो शायद ट्रक ड्राइवर थे और उस कार ट्रक क्रैश में वो विक्टिम मारे गए थे। मुझे अचानक याद आ गया ऐसी बात करते करते। सो वो एक फिल्म है, वो एक दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यारा है। इट्स ए लवली फिल्म। बाय द एंड ऑफ इट देयर इज अ रिकंसिलिएशन, जहाँ फैमिली फाइनली उसे एक्सेप्ट करती है। ही बिकम्स ए ब्रेड विनर ऑफ दैट फैमिली, उनके साथ वो कर रहे हैं। लेकिन इट रियली शोज द पेन एंड ट्रेजेडी, दैट ट्रॉमा, यू नो, दैट वो उसको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं किया है हमारे यहाँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ क्योंकि मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स भी हैं, यू शुड हाईलाइट यू नो दीज इश्यूज, रोड एक्सीडेंट्स के बारे में, उसके चलते कितने परिवार जो है हमेशा के लिए एक रोड एक्सीडेंट में जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। शायद उस घर का एक चिराग होगा, इकलौता बच्चा होगा, और उनका पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाता है क्योंकि किसी बेवकूफ़ ने, मैं वो शब्द का प्रयोग करूँगा, उसने जो है बिल्कुल क्रैश कर दिया, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर मुझे खुशी है कि इस तरह का एक आयोजन हमारे विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। लेकिन मैं इसे सफल तब नहीं मानूंगा कि यहाँ संजीव जी ने अच्छी संख्या में छात्रों को एकत्रित कर दिया है। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, अपने डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू, शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू, अपने ब्लॉग्स के थ्रू इन विषयों पर केस स्टडीज़ को ज़रूर, आपके यहाँ जो संस्था है कंज्यूमर वॉइस है, यहाँ आपके NCHSC है, ये सब आपको डेटा भी प्रोवाइड करेंगे। कुछ डेटा ड्रिवन डेटा जर्नलिज्म भी आप कर सकते हैं उसके आधार पर। इसको, हर प्रोग्राम को आप मात्र एक लेक्चर के नाते मत देखिए, उसमें से बहुत सारे आर्टिकल्स निकल सकते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स निकल सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के आप आइडियाज़ निकल सकते हैं। प्लीज़ स्टार्ट थिंकिंग ऑन एंड ट्राई टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस इन द सोसाइटी। एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये मानना है कि कम्युनिकेशन का जो लक्ष्य है, संचार का लक्ष्य समाज में मानसिकता में परिवर्तन आता है। टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल एंड एटीट्यूडिनल चेंजेस, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे विश्वास है कि आज यहाँ जो बातचीत होगी, मैं क्षमा चाहूँगा, एक पत्रकारों का एक बड़ा सम्मान का कार्यक्रम है, उसमें भी मुझे रहना है और वहाँ माननीय मंत्री जी भी रहेंगे, तो इसलिए मेरी अपेक्षा वहाँ है। तो मैं थोड़ी देर सुन के, बाकी है इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये इस वक्त फेसबुक लाइव भी जा रहा है और आप सब इस संदेश को मैं पूरे समाज में पहुँचाएंगे। और मैं पुनः सभी आयोजकों को और अपने विश्वविद्यालय की टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं एक सफल आयोजन के लिए। धन्यवाद।